गुड आफ्टरनून। आज हम लोग आव्यूहों का गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होगा, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। यदि दो आव्यूह ए और बी दिया गया हो तो आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो ए और बी का गुणनफल ए बी संभव है। यदि मान लिया आव्यूह ए का आर्डर n/n और आव्यूह बी का आर्डर n/p है। आव्यूह ए में चूंकि आर्डर रो बाई कॉलम होता है तो n यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स n, अब बी में नंबर ऑफ रो n, ये दोनों इक्वल हैं। यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो आव्यूह ए और बी का गुणनफल ए बी संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह आव्यूह ए बी जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ, इसको यदि हम मान लिया कि आव्यूह सी है तो इस नए आव्यूह या इस गुणनफल का क्रम क्या होगा। आव्यूह सी का या गुणनफल ए बी का क्रम आव्यूह ए का रो यानी n और बी का कॉलम यानी n/p, तो सी का आर्डर n/p या गुणनफल ए बी जो होगा उसका आर्डर n/p होता। यदि ये बराबर नहीं रहते तो ए बी संभव नहीं होगा। व्यापक रूप में अगर हम a इक्वल टू aij आर्डर n/n, यहां आवश्यक क्या है, चूंकि डबल सुफिक्स में पहला आई जो होता है रो और जे ये कॉलम, यहां पर एन कॉलम तो यहां पर एन का संबंध जे से, बी इक्वल टू बी आई जे सामान्य ढंग से लिखते हैं, लेकिन गुणन के लिए जो प्रतिबंध है दोनों का n समान होना चाहिए, यानी इसका कॉलम और इसका रो। तो कॉलम यानी यहां पर जो j का है तो j पहले आना चाहिए, क्योंकि यहां पर n आ रहा है n/p, तो i j सुविधा के लिए j के बाद k, इसलिए यहां पर b j के ले लेना चाहिए। अगर हम bij लिख दें n/p तो नियमानुसार गलत है। यही सावधानी ij तो n, चूंकि n आ रहा है तो j आएगा, p नया है इसलिए नया k आएगा। अब गुणनफल जो होगा, गुणनफल जो c लिए हैं, c का क्रम बताया गया कि m/p, यहां पर m/p तो सुविधा के लिए हम m/p लिख दिए,
आर्डर होता है, ये व्यापक रूप में हम लेते हैं। अब यदि ए और बी का गुणनफल ए बी संभव है, तो क्या बी और ए का गुणनफल बी ए का होना आवश्यक है? यदि प्रतिबंध संतुष्ट करे तो बी ए संभव हो सकता है। यदि बी ए संभव है तो कोई आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों का क्रम समान हो। ए बी और बी ए का क्रम समान होना आवश्यक नहीं है। यदि समान हो भी जाए तो ए बी और बी ए दोनों का मान समान होना कोई आवश्यक नहीं है। इस प्रकार ए बी और बी ए का बराबर होना आवश्यक नहीं है, अर्थात अवयवों का गुणनफल जो होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। प्रत्येक स्थिति में हो वही सत्य माना जाता है। इसी आधार पर अवयवों के गुणनफल के प्रगुण में इसे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात अक्रम विनिमयता कहते हैं। या तो नियम पालन नहीं करता है ऐसा कहें, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में भी अक्रम यानी कि यहां पर क्रम का विनिमय नहीं हो रहा है, इसलिए अक्रम विनिमयता कहते हैं। अब हम लोग गुणा कैसे करते हैं? सी का ऑर्डर m by p और यहां पर i के j के ij कैसे गुणा करते हैं ये हम लोग समझ लें। यदि अव्यूह A का आयवी पंक्ति, जब आयवी पंक्ति लेंगे तो इसमें स्तंभ n है, तो A की आयवी पंक्ति, सुविधा के लिए A की आयवी पंक्ति चूंकि A11, A12, A13, A1 n लेते हैं तो AI1, AI2, AI3 डैश डैश AI नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो AIN ये। अब B का जेवा स्तंभ लेंगे, जे पहले नंबर पर है। अब यहां पर जब K है तो अब चूंकि B का केवा स्तंभ I यहां पर K, B11, B12, B13, B1K। तो B1K, B2K, B3K, B4K
तो B1 के B2 के B3 के डैश डैश Bn के। आप देख रहे हैं 1 2 3 डैश डैश n, चूंकि n कॉलम्स है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ n। यहां पर नंबर ऑफ रोज n है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो n। जब गुणनफल लिखेंगे तो संगत अवयवों को ai1 इंटू b1 के प्लस ai2 इंटू b2 के प्लस ai3 तो 3 यहां ये भी ध्यान देना है, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, n तो यहां n। ऐसा है तब तो सत्य है। अगर कहीं भी अवयव का चयन करने में गलत हुआ तो गुणनफल गलत हो जाएगा। देखिए कैसे हम गुणनफल C को लिखते हैं। C इक्वल टू ai1 इंटू b1 के प्लस ai2 इंटू b2 के प्लस ai3 इंटू b3 के प्लस डैश डैश ain इंटू bn के। गुणा करके इनको जोड़ देंगे, यही आपका aik जो CIK यहां पर बनाया गया था C इक्वल टू, और इसका ऑर्डर आया था m/p। तो देख रहे हैं कि 1 1 हट जाए तो IK, 2 2 हट गए IK n हट गया IK। यह गुणा करने का ढंग होता है। अब व्यापक रूप में इस C को हम कैसे लिखते हैं। CIK इक्वल टू aij इंटू bj के। इन्हीं दोनों का गुणा करना था, चूंकि दोनों में j यानी कि a के स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या के समान है। अब कितने n थे, इसलिए इसे अगर हम इस रूप में ले ले CIK इक्वल टू aij इंटू bj के, और इसे आप योग के रूप में, और ऑर्डर m/p प्राप्त हुआ है। इनका संगत गुणा किया गया था, इसलिए आव्यूह C बराबर aij इंटू bj के, कहां से कहां तक, चूंकि j दोनों में कॉमन है तो j इक्वल टू 1 to n। यह आव्यूह C का जो मान आएगा वहां पर ये जो गुणा किया गया था ये I के व्यापक पद में हुआ। इस फॉर्म में जब हम लिख देते हैं तो यही फॉर्म आपका वास्तविक व्यापक रूप में मान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए A और B का गुणनफल C है, तो C इक्वल टू समेशन C
सिग्मा सांख्यिकी में ऐसे पढ़ते हैं, यहां पर इसको समेशन यानी कि संपूर्ण योग j इक्वल टू 1 to n यानी कि पहला पद j के जगह पर 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, n रखा जाए, जो मान आएगा 20 प्लस 10 प्लस 10 टोटल किया जाएगा, वही आव्यूह C या गुणनफल प्राप्त होता है। इस प्रकार आव्यूहों का गुणनफल करना सीखा गया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगला आता है साहचर्य नियम। गुणधर्म के अंतर्गत साहचर्य नियम एसोसिएटिव। इसके लिए यह आवश्यक है कि 3 आव्यूह होना चाहिए, ए, बी एंड सी। चूंकि गुणन के लिए अभी बताया गया कि 2 आव्यूहों का गुणन तब संभव है जब पहले आव्यूह का स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो साहचर्य नियम क्या होता है? ग्रुप बनाना, ए और बी का गुणा कर दिया गया तो ए बी का एक समूह, ए बी इंटू सी, ए को अलग कर दिया गया तो ए इंटू बी सी। इसके लिए आवश्यक है कि ए और बी में, ए में स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होने चाहिए। इसलिए ए का क्रम क्या होना चाहिए? m by n होना चाहिए। अगर m by n इसका क्रम है तो b के साथ गुणा करना है तो आवश्यक है कि इसका आर्डर n by p होना चाहिए, क्योंकि mn np nn दोनों समान है, इसलिए a और b का गुणनफल ab संभव है। अब AB एक नया मान दे जिसका क्रम m by p बना, यह AB C से गुणा। फिर आवश्यक क्या है? इसमें स्तंभों की संख्या p है तो C में पंक्तियों की संख्या भी p होनी चाहिए, इसलिए C का आर्डर जो होगा p by। अब कुछ भी हो सकता है तो नया मान p by q। इस प्रकार साहचर्य नियम के लिए आवश्यक है कि AB इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, जबकि ए बी और सी के क्रम m by n, n by p तथा p by q, अर्थात दोनों पक्षों के क्रम परिभाषित हो ऐसा भी कहा जाता है। परिभाषित हो तो गुणन का नियम हमें यहां पर ध्यान रख करके इसका क्रम निर्धारित करना चाहिए। अब आता है साहचर्य नियम के बाद वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम में योग पर गुणन का वितरण, जैसे a इंटू बी प्लस सी, ए बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइड चेंज नहीं करते। ए बी प्लस ए सी, ये लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव ला। सेकेंड ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी।
तो मल्टीप्लाई किए हैं तो सी को राइट हैंड साइड में ही रखे हैं, यहां भी सी को राइट हैंड साइड में रखे हैं। यहां ए से मल्टीप्लाई किए थे तो ए को लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ए बी के बाईं ओर, ए सी के बाईं ओर, यह सबसे आवश्यक होता है। अब इनका क्रम क्या है? क्रम के लिए आवश्यक होता है योग के लिए जो नियम था, पहले योग का नियम, जो गुणन का नियम होता है, गुणन का नियम होना चाहिए। तो ऐसे तो कह दे कि जबकि दोनों पक्षों के क्रम परिभाषित हो, केवल परिभाषित कर देना पर्याप्त नहीं है, यह जानना चाहिए कि वास्तव में कितना होना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पड़े तो परिभाषित करने से काम नहीं होगा। आइए बी और सी में संबंध देख रहे हैं कि योग है, दो आव्यूहों का योग तब संभव होता है जब दोनों का क्रम समान हो। योग के कारण क्रम समान होना चाहिए, तो बी और सी का क्रम जो भी होगा दोनों का क्रम समान होना चाहिए। अब ए गुना है, अब बी और सी को अगर हम एन बाई पी ले और ए का आर्डर इस प्रकार चयन करें कि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या, योग करेंगे तो योगफल का भी क्रम n बाई पी ही होगा, इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो n n है। अब देखा जाए तो क्या मिला? a का आर्डर m बाई n, b और c का आर्डर n बाई p होना चाहिए। इस प्रकार a और b गुणा है तो a का आर्डर m बाई n, b का आर्डर n बाई p, तो n n समान है, तो a और b का गुणनफल a भी संभव हो जाएगा। ac a का आर्डर m बाई n है, c का आर्डर n बाई p है, तो n n समान हो जाएगा, इसलिए a और c का गुणनफल ac संभव होगा। इस प्रकार इसको कहे कि दोनों पक्ष परिभाषित हो, अर्थात चयन कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है प्रश्न पर। अब सेकेंड राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लागू होगा। यहां देखना है कि a और b का योगफल हुआ। योगफल के लिए यह आवश्यक है, अभी बताए कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए, अर्थात a और b दोनों का क्रम समान हो, तो मान लिया इनका क्रम m बाई n है। a और b का योगफल तभी संभव है जब दोनों का क्रम समान हो, योगफल का भी जो क्रम होगा यही होगा। अब a प्लस b एक नया मान देगा, c के साथ गुणा करना है, इसके लिए आवश्यक है कि n यानी a प्लस b का स्तंभों की संख्या c के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो c का डिसाइड करेंगे पंक्ति n। अब उसका स्तंभ कितना होगा, p लिख दे, q लिख दे, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से a और b का आर्डर n बाई n, c का आर्डर n बाई p, गुणा जब करेंगे ac n बाई n बाई p n बराबर, तो a और c का गुणनफल ac संभव है। bc b का आर्डर n बाई n, c का आर्डर n बाई p n बराबर है, n बाई p मिलेगा, यानी bc भी संभव है। इस प्रकार से यह वितरण नियम लागू होता है। इसमें एक नियम और होता है गुणन का तत्समक नियम।
ए है। इसके लिए आवश्यक है कि आव्यूह ए वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो इसका तत्समक नहीं मिलेगा। ए इंटू आई, आई यानी आइडेंटिटी, ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए। ए में आई से गुणा करे या आई में ए से गुणा करे तो उसका मान ए आएगा। तो आई को क्या मिला? ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। आई को आव्यूह ए का या वर्ग आव्यूह ए का गुणनात्मक तत्समक कहते हैं। इस प्रकार आई आवश्यकता पड़ेगी एलिमेंट्री ऑपरेशन जब करेंगे उस समय ए को ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखा जाएगा। इस प्रकार आव्यूहों का गुणनफल के गुणधर्म समाप्त होते हैं। थैंक यू।